प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ओग्नेव अलेक्सी है। मैं DGU इकोसिस्टम का CEO हूँ। आज के वेबिनार में हम DGU अल्फा ब्रिज राउंड की शुरुआत, उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों और उन मुख्य पड़ावों के बारे में बात करेंगे जो ब्रिज राउंड की अवधि में घटित होंगे। और स्वाभाविक रूप से हम इकोसिस्टम योजनाओं और उस दृष्टिकोण की भी चर्चा करेंगे जिसके साथ हम अपना मिशन पूरा कर रही हैं, जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, उसे आधुनिक तकनीकों से सबसे अधिक लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। मैं DGU के पूरे समुदाय, निवेशकों, साझेदारोरों, उन सभी को बधाई देता हूं जो हमारे साथ लंबे समय से हैं, जो इकोसिस्टम पर नज़र रखे हुए हैं। आप सभी को समुदाय की हिस्सेदारी 29% तक बढ़ने और इस महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण चरण के पूरा होने पर बधाई देता हूं। यह कहा जा सकता है कि यह हमारे आपसी संबंधों और कंपनी की नींव के निर्माण में एक अहम पड़ाव है। यानी हिस्सेदारी का आवंटन हो चुका है। इन हिस्सेदारियों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त अधिकार निर्धारित किए गए हैं और कुल मिलाकर कंपनी अपने निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। अब कंपनी के स्वामित्व की संरचना में अनुपात इस प्रकार है: 51% टीम की हिस्सेदारी है, जो नियंत्रण पैकेज, कंपनी की प्रबंधन क्षमता, निर्णय लेने की गति और उससे जुड़ी हर चीज़ और हमारे चुने हुए रास्ते को हासिल करने की अनिवार्यता सुनिश्चित करती है। 29% हिस्सेदारी शुरुआती निवेशकों, शुरुआती समुदाय की है, जिन्हें हमने विशेष अधिकार दिए हैं। इसमें लाभांश, परिसमापन, एंटी डायल्यूशन अधिकार और वोटिंग राइट्स शामिल हैं। यानी ऐसे विशेष अधिकार जो स्वामित्व के अधिकार को अलग तरीके से लागू करने की अनुमति देते हैं। और 20% वह रिजर्व फंड है जो हमें इस संकरे अवसर की खिड़की में, जो अभी बाजार में खुल रही है, तेज़ी से विकास करने का मौका देता है। यह स्पष्ट है कि 2019 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, ऐसे उत्पादों के लागू होने के क्षेत्र में एक असाधारण तेज़ी का अनुभव किया और अब यह रफ्तार और भी बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि हर हफ्ते या शायद इससे भी ज़्यादा बार कोई नई न्यूरल नेटवर्क सामने आएगी। LLM मॉडल्स और उनके विशिष्ट या व्यापक क्षेत्रों या फिर आपसी सहयोग की थीम लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन यह सब बाजार के विकास, कंपनियों की पूंजीकरण में वृद्धि में योगदान देता है जो इस बाजार में सक्रिय हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तकनीकों का हमारे जीवन में पूरी तरह से लागू होना है। हमने स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया की भविष्यवाणी की थी, लेकिन यह अपेक्षा से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। यह सब उन तकनीकी और वैज्ञानिक खोजों से जुड़ा है जो ओपनएआई और अन्य कंपनियों में हो रही हैं, जो लगातार विकास कर रही हैं। यानी ये जनरेटिव मॉडल्स, LLM मॉडल्स, इन्हें बहुत गंभीर विकास मिला है और अब हम इसके परिणाम देख रहे हैं। यानी बाजार इन कंपनियों का बहुत उत्साह से स्वागत कर रहा है और बहुत सारी सुर्खियां हैं कि कोई एक न्यूरल नेटवर्क दूसरी से बेहतर है, अभी उससे भी बेहतर होगी, वगैरह वगैरह। इसलिए यह बाजार का कारक हमारे लिए अवसरों की खिड़की खोलता है। यह स्पष्ट है कि इसमें वेंचर पूंजी का प्रवाह भी है और इसी तरह का एक प्रारूप है जिसमें विभिन्न कानूनी जटिलताओं, नियमन, राजनीतिक और जातीय विशेषताओं की स्थिरता आनी शुरू हो रही है जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकाई से जुड़ी हैं। और क्यों कहें, इन कभी कभी विपरीत दिशाओं में चलने वाली प्रक्रियाओं में हमारी जैसी कंपनी के लिए अपनी जगह बनाने का मौका है। और वह भी कई अलग अलग भूमिकाओं में, कहीं तकनीकी साझेदार के रूप में, कहीं उद्योग मानक के रूप में हम इस माहौल में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, कहीं मानवीय चेहरे वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, कहीं विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण तकनीकी साझेदार या इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के रूप में, वगैरह वगैरह। यानी यह सब हमारे योजनाओं में शामिल है। मुख्य बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह है यही अवसरों की खिड़की जो अनंत नहीं है। हमारे आशावादी अनुमान के अनुसार यह 12 महीने से लेकर अधिकतम 24 महीने तक चलेगी। सब कुछ राजनीतिक, आर्थिक और अन्य किसी भी तरह की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। स्वाभाविक रूप से हम किसी भी असाधारण स्थिति की संभावना को ध्यान में रखते हैं, जैसी कि कभी महामारी थी, वगैरह। यानी यह सब संभव है।
लेकिन फिर भी हम वेंचर बाजार के हिसाब से बहुत तेज समय सीमा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अधिकतम 24 महीने या शायद उससे भी कम। इस समय के भीतर हमारी कंपनी को खुद को बदलना होगा, ऐसी कंपनी बनना होगा जो पूरी तरह से अपनी जगह बना सके और अधिकतम संभव बाजारों, क्षेत्रों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समुदाय में और उन नई इकाइयों में जो हर दिन हमारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं, मान्यता प्राप्त कर सके। इसमें एआई एजेंट्स, विभिन्न एलएलएम मॉडल्स, न्यूरल नेटवर्क्स, जनरेशन सिस्टम्स और न जाने क्या क्या शामिल हैं। यानी अगर आप इस बाजार पर नज़र रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ बेहद तेज़ी से विकसित हो रहा है और अब असल में कोई भी स्कूल का छात्र या आईटी विशेषज्ञ ऐसी प्रणाली बना सकता है जो उपयोगकर्ता या ग्राहक के साथ संवाद करती है और 10 में से 9 मामलों में सही जवाब देती है, जैसा ग्राहक चाहता है, जैसा कंपनी चाहती है, जिसे यह प्रणाली दर्शाती है और इस कार्यक्षमता के लिए पैसे भी ले सकती है। हम बाजार में विभिन्न कोर्सों, विभिन्न प्रस्तावों की बाढ़ देख रहे हैं जो सब कुछ स्वचालित करने और ऐसा करने का वादा करते हैं कि आपको काम ही न करना पड़े। हम स्वाभाविक रूप से इसे बाजार की समझ के साथ देखते हैं, क्योंकि जब 9 में से 10 बार सही उत्तर मिलते हैं तो भी किसी न किसी तरह से यह 10% की त्रुटि है। क्या इसे उत्पाद या व्यवसाय के लिए स्वीकार्य सीमा माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सही दिशा यह है कि ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जो 1000 में से 999 बार सही उत्तर दें, और यही वह मानक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उत्पादों के लिए और सामान्य रूप से उन उत्पादों के लिए जिनके लिए व्यवसाय, बड़े व्यवसाय और यहाँ तक कि सरकारी संस्थाएं और कॉरपोरेशन बहुत अधिक पैसे देने और उन्हें अपनी सेवा में लेने के लिए तैयार होंगे, मानक बनेगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सही उत्तर देना ही असली मानक है। अभी तक इसमें थोड़ा फासला है, यानी अभी और काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें भी और बाज़ार में उत्पाद बनाने वाली अन्य कंपनियों को भी मेहनत करनी होगी। और यही असल में वह अवसरों की खिड़की है। स्वाभाविक रूप से यहाँ हमारे पास कई बड़े फ़ायदे हैं। एक तैयार टीम, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों के एमवीपी, साथ ही काम कर रहे उत्पाद, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन में गंभीर विशेषज्ञता, विभिन्न देशों में संपर्क, खासकर ब्रिक्स देशों में जो फिलहाल विभिन्न वैकल्पिक समाधानों की तलाश में हैं, जो संप्रभुता, मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हम अवसरों की खिड़की के बारे में और बात करेंगे। कुल मिलाकर अपने विकास के अगले चरण में जाते हुए हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि यह समय के लिहाज से काफ़ी सख्त और सीमित है। लेकिन यह बात मैं कई बार दोहराऊंगा, और यह वह बात है जिसे हमारे समुदाय प्रोजेक्ट पर नज़र रखने वाले सभी लोगों को स्पष्ट रूप से समझना और ध्यान में रखना चाहिए। मैं यह कंपनी के संदर्भ में, कंपनी के प्रमुख के नज़रिए से कह रहा हूँ, और आपको शायद इसे अपने लिए भी लेना चाहिए। और इसका क्या मतलब है? आप इस अवसरों की खिड़की वाले सिद्धांत को अपने लिए कैसे लागू कर सकते हैं? स्पष्ट है, खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। इसका जवाब खोजना चाहिए। दूसरा, जब आप इन सवालों के जवाब पा लेंगे कि क्या हो रहा है और सब कुछ किस दिशा में जा रहा है, तो आप एक तरह के चुनाव के सामने खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले अपने लिए, करीबी लोगों के लिए, व्यवसाय के लिए, कार्यस्थल या कार्यक्षमता के लिए। आप एक बहुत ही साधारण चौराहे पर खड़े होंगे। विकल्प नंबर 1, अगर आप इस अवसरों की खिड़की में समय रहते नहीं पहुँचे तो आप सब कुछ खो सकते हैं, या फिर आप अपनी दक्षता, पेशे, व्यवसाय, भविष्य की प्रासंगिकता की अपनी समझ में एक क्वांटम छलांग लगा सकते हैं। किसी का भी पैमाना हो, आप खुद तय कर सकते हैं।
जाहिर है जो लोग इस इकोसिस्टम पर नज़र रखते हैं वे अपना पैमाना पहले से जानते और समझते हैं या फिर अब समझना और महसूस करना शुरू कर रही हैं। मेरा सुझाव है उस चौराहे के बारे में सोचें जिस पर हम सब खड़े हैं और जो अगले 12 से 24 महीनों में उन लोगों का स्वागत करेगा जो क्वांटम छलांग का विकल्प चुनेंगे। हम साफ देख रहे हैं कि सबसे बड़े वेंचर फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फेसबुक किसी भी कीमत पर विशेषज्ञों को खरीद रहा है, एक विशेषज्ञ के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर तक। हाल ही में मार्क जुकरबर्ग के बारे में ऐसी खबरें आई थीं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा है। वह भारी भरकम पैसे लगाए जा रहे हैं उन क्षेत्रों के निर्माण के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस एनर्जी क्लस्टर में जो इसे सपोर्ट करेगा। कंपनियां, व्यवसाय सभी सरल मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं और जाहिर है इसका असर आप में से हर एक पर पड़ेगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि इस पर गंभीरता से ध्यान दें और क्वांटम छलांग लगाएं। इसी संदर्भ में हम भी अपनी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। हमारे लिए यह एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी है क्योंकि हमारी टीम के भीतर और पूरे बाजार में हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं वह है आगे क्या होगा। मैं सब कुछ कैसे न खो दूँ, मैं आगे भी प्रासंगिक कैसे रहूँ, मैं क्वांटम छलांग कैसे लगाऊँ, खुद को कैसे पहचानूँ कि मैं इसमें कौन हूँ, यानी अभी क्या करना चाहिए ताकि 1 या 2 साल बाद मैं एक सफल विशेषज्ञ बन सकूँ, वह भी एक बिल्कुल नए क्षेत्र में। यही इस समय की सबसे ज़बरदस्त स्थिति है जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। मुझे अपने विचारों में एक उदाहरण देना पसंद है। जैसे 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 90% पृथ्वी की आबादी कृषि में लगी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि खेतों की प्रभावी जुताई के लिए कोई उपकरण नहीं थे। और जैसे ही ये उपकरण आने लगे, आंतरिक दहन इंजन आए, फिर तरह तरह के ट्रैक्टर और दूसरी सहायक मशीनें आईं, उसके बाद रसायन विज्ञान का विकास हुआ, उर्वरक आए। कुल मिलाकर वे 90% लोग जो कृषि में लगे थे एक समस्या के सामने आ गए। यानी शुरुआत में वही डर था, अब हम क्या करेंगे, हमें तो बस यही आता है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि तकनीकी प्रगति ने किस ओर ले जाया। हर पैमाने पर विकास हुआ, मानवता, जनसंख्या, चिकित्सा में विस्फोटक वृद्धि हुई। और अब हम फिर से उसी स्थिति में हैं जिसमें कुछ ही सालों में सबसे पहले रोबोटों की संख्या पृथ्वी की आबादी से ज़्यादा हो जाएगी। बात सभी तरह के रोबोटों की हो रही है। साथ ही सत्ताएं भी लगभग उतनी ही होंगी। सवाल यह है कि उनके दिमाग में क्या होगा, उन्हें कौन नियंत्रित करेगा, वे कौन सी मूल्य प्रणाली अपनाएंगे, वे किसके स्वामित्व में होंगे, इस पर अलग से सोचना ज़रूरी है। और असल में हम सब क्या करेंगे? यानी आपको समझना होगा कि इस नए संसार में आप में से हर किसी की कौन सी ताकतें हैं और उन्हें अभी से विकसित करना शुरू करना चाहिए। शायद मैं वेबिनार की मुख्य विषय वस्तु से थोड़ा हट गया, लेकिन हम इसी पर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस साल हम अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम पेश करेंगे। जाहिर है यह हमारी ऑडियंस के लिए उपलब्ध होगी और हम इसे हर तरह से आगे बढ़ाएंगे ताकि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक महत्व को पूरा कर सकें, लोगों को खुद को पहचानने और अपनी मुख्य क्षमताएं खोजने में मदद कर सकें। आप अभी जो भी हैं, आप अपने लिए सही भूमिका, सही उपयोग इन सत्ताओं के साथ इंटरैक्शन में पा सकते हैं, जो पहले ही बहुत कुछ कर रही हैं, हमें एक ही भाषा में बात करने देती हैं, कंटेंट बनाती हैं, खबरें बनाती हैं, आर्थिक गतिविधियों की विषय वस्तु बनती हैं। यानी यह सब और बढ़ेगा ही। कुल मिलाकर इस क्षेत्र के कई विशेषज्ञों की राय है कि बहुत जल्द ही ये सत्ताएं कुछ अधिकार पाने लगेंगी जो मानव अधिकारों के समान होंगे। यानी यह सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल देगा। कुल मिलाकर यह एक लंबा विषय है जिस पर काफ़ी चर्चा हो सकती है,
लेकिन शायद यह आज के वेबिनार का मुख्य विषय नहीं है। मुझे लगता है हम इस पर आगे भी बात करेंगे और उस फिनोमेनन का गहराई से अध्ययन करेंगे जिसमें हम हैं, ताकि हर कोई बेहतर समझ सके कि कंपनी क्या कर रही है। क्योंकि जो बात मैंने अभी छेड़ी वह हमारी नियमित कार्य बैठकों मीटिंग्स में से एक विषय है जो होती रहती हैं। वहाँ हम चर्चा करते हैं कि हमें क्या विकसित करना है, क्या करना है और यह सब हर किसी की ज़िंदगी पर कैसे असर डालेगा। यानी हमारी कंपनी में तकनीकी हिस्से में, वेंचर हिस्से में बहुत गहरी बैठकों, बहुत गहरे संवाद होते हैं। जाहिर है इन विभागों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। तकनीकी हिस्से की प्राथमिकता अनुसंधान और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने पर है। अभी वहाँ बहुत सारे नैतिक सवालों पर काम हो रहा है, क्योंकि इन्हीं पर कई फैसले निर्भर करते हैं। और बिजनेस हिस्सा स्वाभाविक रूप से मुनाफा कमाने और हमारी कंपनी को सही वेंचर मॉडल में ढालने का काम करता है। कुल मिलाकर इसी से निकलता है ब्रिज राउंड, यह मध्यवर्ती चरण। मध्यवर्ती निवेश राउंड एक क्लासिक वेंचर शब्द है, वह चरण जो अब 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। आज आप यह वेबिनार देख रहे हैं और आज ही ब्रिज राउंड शुरू हो रहा है। मैं अब कोशिश करूंगा शायद इसके बारे में संक्षेप में बताने की। वे मुख्य पैरामीटर जो अभी ज़रूरी और महत्वपूर्ण हैं, खासकर इस मीटिंग में। ब्रिज राउंड क्या है? यह एक क्लासिक निवेश शब्द है जो उस मध्यवर्ती राउंड को दर्शाता है जिसे वेंचर कंपनियां शुरुआती चरण जैसे राउंड और राउंड या सार्वजनिक बाजार में जाने कंपनी के अगले विस्तार चरण से पहले आयोजित करती हैं। ब्रिज राउंड कंपनी के विकास की गति बनाए रखने के लिए किया जाता है जब कंपनी समझती है कि राउंड में जुटाई गई पूंजी तेज रफ्तार या मौजूदा विकास गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीकों से भी जुड़ा है, यानी जिन पैरामीटरों से गति मापी जाती है वे बहुत सारे हैं। मुख्य और समझने लायक यह है कि बाजार थोड़ा बदल गया है, तेज हो गया है, तो हमें पकड़ना है या और भी तेज चलना है ताकि उस चीज़ से आगे निकल सकें जो अब सबको उपलब्ध हो गई है। हम अभी लगभग ऐसी ही स्थिति में हैं और तदनुसार इस ब्रिज राउंड को शुरू करना तर्कसंगत है जो हम कर भी रहे हैं और हम इसमें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह किसी से छुपा नहीं है। हम एक मजबूत पहले से स्थापित कानूनी संरचना, उत्पाद लाइनअप, विकास की अवधारणा और उत्पादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पिछले वेबिनार में हमने इस सफलता के फॉर्मूले को समझाया था। यह एक तरह का इकोसिस्टम बैलेंस का पहिया है जिसमें उत्पाद शामिल है। यह सब कुछ डिजिटल पहचान, डिजिटल अमरता की अवधारणा से जुड़ा है जो अब अल्फा नामक इकाई के तहत एकजुट हो रहा है। इस बैलेंस के पहिए में इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, वह सब कुछ जो सफल विकास, डेटा सुरक्षा और कई अन्य पैरामीटरों के लिए ज़रूरी है। इस बैलेंस के पहिए में वित्तीय, कानूनी सुरक्षा और सही संरचना भी शामिल है। अगला पैरामीटर है उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की टीम और भी अधिक विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ आदि। यहाँ भी टीम चुनने की अपनी एक फॉर्मूला है। जाहिर है टीम को उन सवालों का हल देना चाहिए जो कार्यान्वयन, बाजार की समझ और इससे मुनाफा कमाने की संभावना से जुड़े हैं। यही एक क्लासिक सफल टेक्नोलॉजिकल कंपनी का फॉर्मूला है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि मौजूदा टीम को और भी ज़्यादा संसाधनों और अलग-अलग क्षेत्रों के नए विशेषज्ञों की ज़रूरत है और इसी के लिए ब्रिज राउंड शुरू किया जा रहा है। और तदनुसार वेंचर हिस्सा यह सब कुछ है जो हमें अपनी पोर्टफोलियो में ज़रूरी तकनीकों, कनेक्शनों, कंपनियों के साथ इंटरैक्शन आदि को जोड़ने में मदद करता है। यही सब वेंचर फंड करता है। यही वह बैलेंस का पहिया, सफलता का पहिया है
जिसे हमें ब्रिज राउंड के दौरान मजबूत और विस्तृत करना है। इसलिए पुनर्गठन के बाद कंपनी के विकास को तेज करने का निर्णय लिया गया। इसे अगले विकास चरण, अगले इंटरेक्शन चरण में जाना कहा जा सकता है, जो तब शुरू होता है जब हमने शुरुआती निवेशकों के सभी सवाल हल कर लिए और बायबैक किया। जल्द ही बायबैक के भुगतान शुरू होंगे और कम्युनिटी की हिस्सेदारी बढ़ाई, उन्हें विशेष अधिकार दिए। और इस तरह की पूर्णता की भावना के साथ हम कंपनी के विकास के एक नए, कई मायनों में अलग चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो अधिकतम 24 महीने चलेगा, जो वेंचर बाजार के लिए वास्तव में बहुत छोटा और तेज समय है। और इस अवधि के दौरान हमारी मुख्य लक्ष्य ब्रिज राउंड में कंपनी को सीरीज ए राउंड या सार्वजनिक बाजार में लाने के लिए तैयार करना है। सार्वजनिक बाजार शब्द से हमारा मतलब है सार्वजनिक रूप से सिक्योरिटीज की लिस्टिंग या टोकनाइजेशन, यानी या तो क्लासिक तरीका या फिर टोकनाइजेशन वाला तरीका भी इसमें शामिल है। और तदनुसार सीरीज ए राउंड की तैयारी, यानी यह शुरुआती चरण के निवेशकों के लिए एक ही पैरामीटर है जिससे वे पूरी तरह अलग वैल्यूएशन पर एग्जिट की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इन अधिकतम 24 महीनों में कंपनी को इन मानकों के लिए तैयार करें, सीरीज ए या सार्वजनिक लिस्टिंग के लिए। जाहिर है इसमें कई बिंदु हैं जिन पर कंपनी का विकास होगा। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि ब्रिज राउंड को कई चरणों में बांटा जाएगा, जो उन परिणामों से मापे जाएंगे जिन्हें कंपनी इन अलग अलग पैरामीटरों पर हासिल करती है, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। सही टीम बनाने की प्रभावशीलता, कानूनी और वित्तीय सुरक्षा मॉडल की प्रभावशीलता, वेंचर फंड की प्रभावशीलता, पोर्टफोलियो का विकास, कनेक्शनों का विकास, पहले किए गए निवेशों से मुनाफा निकालना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और कंपनी व उसके उत्पादों के संचालन के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और तदनुसार एक मुख्य पैरामीटर, शायद सबसे मुख्य, वह है उत्पाद, यानी कंपनी की क्षमता कि वह अपने उत्पादों से मुनाफा कमा सके और उसे अलग अलग बाज़ारों में स्केल कर सके, ऐसी ऑडियंस को आकर्षित कर सके जो भुगतान करती है, जो उत्पाद का उपयोग करती है और जिनकी ज़िंदगी उत्पाद की वजह से बदली है। यही असल में वह मुख्य पैरामीटर है जिससे यह तय होता है कि इकोसिस्टम और कुल मिलाकर कोई भी कंपनी अगले फंडिंग राउंड के लिए कितनी तैयार है। सीरीज ए राउंड, जिसमें कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आ सकता है और उदाहरण के लिए शुरुआती या कुछ शुरुआती निवेशकों को ज़्यादा वैल्यूएशन पर खरीद सकता है। यह वैल्यूएशन 10 गुना तक हो सकती है। मुझे लगता है इस स्टेज पर ऐसा सोचना ठीक है। और इस राउंड में मौजूदा बिजनेस मॉडल को स्केल करने के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस बिजनेस मॉडल को बनाया जाए, साबित किया जाए। और यही हम आने वाले कुछ महीनों में करने वाले हैं, उत्पादों, टीम और बाकी सबका विकास, जैसा कि मैंने बताया। कंपनी के नज़रिए से यहाँ किन रकमों और कंपनी के किन हिस्सों की बात हो रही है। हमने पहले रिजर्व फंड की बात की थी जो 20% है। इस मामले में यह कंपनी के 20 अरब हिस्से हैं और ब्रिज राउंड में हम 5 से 10% हिस्सा निकाल रहे हैं और इस हिस्से के लिए हम 25 से 50 मिलियन डॉलर जुटा रहे हैं, यानी रकमें अभी अनुमानित हैं। 25 मिलियन डॉलर वह न्यूनतम राशि है जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं और 50 मिलियन डॉलर अधिकतम है। यह भी एकदम व्यावहारिक रहना चाहिए और शायद अधिकतम परिणाम का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बाज़ार में सबसे पहले बहुत कुछ निर्भर करता है स्पीड पर, सही टीम के चुनाव पर। इस बाज़ार में वे उभरते फेनोमेना मायने रखते हैं जो वेतन को काफ़ी बढ़ा सकते हैं
और हम देख रहे हैं कि ये वेतन अब सैकड़ों मिलियन डॉलर में गिने जा रही हैं, सेवाएं बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वगैरह। और जब हम सतही रिसर्च करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर शुरुआती रिसर्च, तो हम देखते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड ग्राफिक्स कार्ड्स हैं जो एक साथ कई प्रोसेस चला सकते हैं। इनकी कीमतें दसियों हज़ार डॉलर, 30,000 डॉलर से ऊपर, और ऐसे कार्ड्स शायद कई चाहिए होंगे। डेटा सेंटर्स वहाँ भी सैकड़ों हज़ार डॉलर लगते हैं। इसलिए यहाँ कंपनी का लक्ष्य 25 से 50 मिलियन डॉलर के बीच है, और सब कुछ उन पैरामीटर्स पर निर्भर करेगा जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह इस बारे में है कि कंपनी का मुनाफा कहाँ जाएगा, मसलन वह डिविडेंड्स में जा सकता है जिससे नए सहमालिकों का आना और मजबूत होगा, या फिर मुनाफा तेज़ी से विकास में लगाया जा सकता है। इसलिए यहाँ हमें संतुलन बनाना होगा। शायद अब पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हम सब कुछ करेंगे ताकि अगले साल की शुरुआत में 2025 के नतीजों के आधार पर डिविडेंड्स अच्छे मिलें। यह साल हमारे लिए बदलाव का साल है, और यह बदलाव जाहिर तौर पर सहमालिकों के स्तर पर भी पक्का होना चाहिए। हमने हिस्सेदारी बढ़ाई है, अब देखते हैं कि डिविडेंड्स कैसे हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस साल को अच्छे से ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम उस स्थिति की तैयारी कर रहे हैं जब इकोसिस्टम में सबसे बेसिक वर्जन का प्रोडक्ट आएगा जो डिजिटल पर्सनैलिटी कॉपी की अवधारणा को लागू करना शुरू करेगा। यह प्रोडक्ट है DGU अल्फ़ा। इसके बारे में आगे बात करेंगे, और शायद इसी मीटिंग में हम इसे उस रूप में पेश करेंगे जिसमें यह अभी काम कर रहा है। तो अब ब्रिज राउंड, इसके मुख्य पैरामीटर। मैंने इसके उद्देश्य के बारे में बताया। जो फंड हम जुटा रहे हैं वह 25 से 50 मिलियन डॉलर के बीच है। इसके बदले कंपनी रिजर्व फंड से 5 से 10% हिस्सेदारी देती है। राउंड की अवधि 12 से 24 महीने है, लेकिन अगर लक्ष्य पहले ही पूरे हो जाएं तो यह जल्दी भी खत्म हो सकता है। लक्ष्य कई पैरामीटर्स पर आधारित हैं। 3 प्रोडक्ट में यूज़ की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानूनी तैयारी, फंड का विकास, और वे तमाम कनेक्शंस जो हमें मिलते हैं, यानी जो भी हमारी कंपनी की तकनीकी, प्रोडक्ट और आर्थिक संप्रभुता को बढ़ाता है, वह सब ब्रिज राउंड की अवधि को प्रभावित करता है। हर विकास के चरण पर हम फैसला करेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं और किन शर्तों पर। यानी साफ है कि हर चरण के साथ निवेश की आकर्षकता धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब जितना जल्दी आप कंपनी में शामिल होते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और यही मैं हमारे सभी शुरुआती निवेशकों के लिए तालियां बजाता हूं जिन्होंने इस सुपर मौके को पहचाना। उसी तरह जो भी अब हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए यह निवेश का एक आदर्श समय है। जोखिम न्यूनतम है। बाजार अपने विस्फोटक विकास के चरण में है, और साथ ही वह समय जिसमें आप मुनाफा या अपनी निवेश की वसूली की उम्मीद कर सकते हैं वह भी न्यूनतम है। अधिकतम 24 महीने अगले राउंड तक, जिसमें आप चाहें तो बाहर भी निकल सकते हैं। इसलिए हर चरण के साथ फ़ायदेमंद शर्तें कम होती जाएंगी। इसे ध्यान में रखें, खासकर वे लोग जिनके लिए यह महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है, जोखिम भी कम होते जाएंगे। यह भी साफ है, जितना हम सीरीज़ ए राउंड के करीब पहुंचेंगे जोखिम उतने ही कम होंगे, जो वैसे भी पहले से ही न्यूनतम हैं, लेकिन और भी कम हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, यह राउंड आज से शुरू हो रहा है, और यह सबसे फ़ायदेमंद शर्तों के साथ शुरू होता है। और क्या महत्वपूर्ण है, हम ब्रिज राउंड की शुरुआत में लगभग 10 मध्यवर्ती चरण निर्धारित कर रहे हैं, और ये सभी कंपनी की उपलब्धियों से जुड़े होंगे जिनका मैंने जिक्र किया था।
उदाहरण के लिए DGU अल्फ़ा में पहले 1 लाख यूज़र्स तैयार की गई इंफ्रास्ट्रक्चर, साइन किए गए समझौते, कुछ क्रिप्टो लाइसेंस प्राप्त करना या किसी अतिरिक्त ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन। कुल मिलाकर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये सभी जुटाई गई राशि और उस राशि के उपयोग से जुड़े होंगे। यहाँ लक्ष्य का निर्धारण भी पूरी तरह उपयुक्त है और परिणाम की ट्रैकिंग भी। स्वाभाविक है, हम इन सब चीज़ों को साझा करते रहेंगे, बताते रहेंगे वगैरह। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इस रोड मैप को बनाना एक बहुत ही गंभीर प्रक्रिया है और यहाँ यह ज़रूरी है कि इन मील के पत्थरों को कम से कम इस साल के लिए सही तरीके से लिखा जाए और हम अब इन्हें साझा करेंगे। इस साल, अगले साल, इन 12 महीनों के लिए हम इसे लिखने जा रहे हैं क्योंकि यह वह समय है जिसमें हम पहले से ही काफ़ी संभावना के साथ इन घटनाओं को देख सकते हैं। इसलिए रोड मैप अभी तैयार किया जा रहा है या कहें कि इसकी गणना की जा रही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हिस्सा बहुत बड़ा है, पैरामीटर्स बहुत हैं। कहाँ से शुरू करें यह तो समझ में आता है, लेकिन जब उसमें कानूनी सवाल जोड़ते हैं तो चीज़ें कम स्पष्ट हो जाती हैं कि ये डेटा सेंटर्स कहाँ बनाएं, किस आधार पर, किस जुरिस्डिक्शन में, सब कुछ कहाँ स्टोर करें, हर देश के रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन कैसे करें और किससे शुरू करें। इसलिए हम इन पैरामीटर्स का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि यह रोडमैप के विकास की अंतिम अवस्था है। इसलिए सितंबर में हम एक स्पष्ट विकास योजना पेश करेंगे जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक हमारा लक्ष्य गति बनाए रखना और उसे और तेज करना है। इसलिए अब ब्रिज राउंड तथाकथित शुरुआती चरण से शुरू हो रहा है, या इसे प्रारंभिक चरण भी कह सकते हैं। चाहे आप इसे जो भी नाम दें, इससे बात की मूल भावना नहीं बदलती। 15 जुलाई से 1 सितंबर तक यह चरण चलेगा जिसमें उन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद शर्तें होंगी जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जो अपना निवेश पोर्टफोलियो बना रहे हैं और शायद हमारी कंपनी को लंबे समय से देख रहे हैं। यानी अभी सबसे फायदेमंद शर्तें हैं, सबसे बड़े बोनस हैं, हिस्सेदारी पैकेज पर 30% तक बोनस और न्यूनतम कीमत जो इस समय संभव है। यह एकमात्र चरण है जो केवल समय से सीमित है। इसका उद्देश्य है रोडमैप को स्पष्ट करना और वे कार्य पूरे करना जिन्हें हमने पहले ही योजना में शामिल कर लिया है, जैसे कंपनी का पंजीकरण कराना, पहली परमिशन और दस्तावेज प्राप्त करना आदि। सभी पैरामीटर्स के अनुसार रोडमैप तैयार करना और DGU अल्फा को लॉन्च करना। और आज हम कुछ ही मिनटों में इससे परिचित होंगे। हम इस विषय को छुएंगे, साथ ही इसकी मल्टी प्लेटफॉर्म सुविधा सुनिश्चित करना, इसके विकास के लिए शुरुआती टेस्टिंग कैपेसिटी उपलब्ध कराना और भी कई पैरामीटर्स हैं। विभिन्न इवेंट्स में भाग लेना, अंत में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए मोनेटाइजेशन मॉडल्स की जांच करना। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है इस राउंड की शुरुआत करना बिना गति कम किए। इसलिए 15 जुलाई से यह शुरू होगा। जुलाई की पहली 2 हफ्तों में सुपर फायदेमंद शर्तें रहेंगी, अधिकतम बोनस 30%। साथ ही हम न्यूनतम पैकेज खरीदने की सुविधा भी जोड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? 100 पैकेज प्रत्येक $100 के इस बोनस के साथ उपलब्ध होंगे जो सबसे पहले इन्हें खरीद लेगा। उसके पास सबसे आसान बेसिक पैकेज होगा DGU इकोसिस्टम की हिस्सेदारी का सबसे अधिकतम बोनस के साथ। जैसे ही ये पैकेज खत्म हो जाएंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मैट्रिक्स लागू होगी। न्यूनतम निवेश $250 से शुरू होगा। हम स्वाभाविक रूप से किस्तों में पैकेज खरीदने की सुविधा बनाए रखेंगे। 1 अगस्त से बोनस कम हो जाएंगे, यानी हम मानते हैं कि यह प्रतिशत उतना नहीं रहेगा क्योंकि 30% बोनस केवल जुलाई की 2 हफ्तों तक ही रहेगा। अगला बदलाव, जैसा कि मैंने कहा, केवल समय से जुड़ा होगा, यानी अगस्त के अंत में। और फिर हम शरद ऋतु के सीज़न की पूरी तरह से शुरुआत करेंगे संशोधित रोडमैप के साथ और काम कर रहे न्यूनतम प्रोडक्ट्स के साथ। मैं DGU अल्फ़ा की बात कर रहा हूँ और अन्य मौजूदा प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी खबरों के साथ।
जाहिर है वैलिडेटर्स के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि वैलिडेटर्स की संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में खुलने लगा है। सभी सोलना पर नज़र रखे हुए हैं और कुल मिलाकर हमारे वैलिडेटर्स अपनी बारी से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब कुछ पूरा कर रहे हैं, टीम प्रभावी ढंग से काम कर रही है और ग्राहक इसे देख रहे हैं। कोई अपने जानने वालों को ला रहा है, कोई खुद खरीद रहा है। कुल मिलाकर वैलिडेटर्स के बारे में हम अलग से बात करेंगे। यानी किसी भी स्थिति में यह सब एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। इस तरह से प्रभावी ढंग से किया गया काम एक जगह केंद्रित होता है। हमने आपके साथ मिलकर बहुत कुछ किया है, चाहे वह निवेश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवा हो या अन्य वेंचर फंड्स और फंड का पोर्टफोलियो। जाहिर है कुछ समय बाद और वेंचर मार्केट में पोर्टफोलियो का केवल 10% ही काफ़ी होता है ताकि कोई एक प्रोडक्ट यूनिकॉर्न बन जाए और सारी निवेश कहानियों की भरपाई कर दे। और हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले ही बन चुके हैं। अब वही समय आ रहा है जब ये प्रोडक्ट्स मोनेटाइज होना शुरू हो रहे हैं। और यही मौजूदा कहानी की खूबसूरती है। हमने बहुत कुछ किया है और अब बस थोड़ा सा और हम अपने किए गए कामों के फल पाना शुरू कर देंगे और उसमें ऊपर से जोड़ेंगे यही डिजिटल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो अब तैयार है और दुनिया भी इसके लागू होने के लिए तैयार है। और हम इसमें अपनी विशेषज्ञता, कनेक्शंस और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ प्रवेश कर रही हैं। यानी जैसा कि कहते हैं, ये 3 मुख्य घटक हैं एक प्रभावी टीम और प्रभावी प्रोडक्ट के। पहला घटक मार्केट की समस्या को जानना, दूसरा उस समस्या को हल करना, उस दर्द को कम करना, और तीसरा उस समाधान को उपभोक्ता तक पहुंचाना। यही सब एक सफल स्टार्टअप, सफल प्रोजेक्ट की गारंटी है, वो भी न्यूनतम जोखिम के साथ। हमारे मामले में ये सारे पैरामीटर्स एक ही बिंदु पर मिल गए हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में से एक है 1000 में से 999 सही जवाब। यही वह चीज़ है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और इसी के लिए असल में ब्रिज राउंड शुरू किया जा रहा है। आइए अब अल्फ़ा के बारे में बात करते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं जिसके ज़रिए आप इस प्रोडक्ट से जुड़ सकते हैं। यहाँ एक बात कहना ज़रूरी है, यह सबसे बेसिक, सबसे पहली वर्जन है जिसे हम उपयोग के लिए जारी करने को तैयार हैं। यह कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, यह बीटा वर्जन है, इसका परीक्षण और विकास जारी है। हमारा लक्ष्य है कि जुलाई और अगस्त के बचे हुए कुछ हफ्तों में इसे पूरा करें और लोड के तहत इसकी जांच करें। इसलिए आपको इस प्रोडक्ट के प्रति सहनशील रहना चाहिए और इसके आगे के विकास की उम्मीद करनी चाहिए। हम इसे अलग अलग वर्जन में पैक करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अभी आपके सामने जो वर्जन है वह टेलीग्राम में उपलब्ध है। आप इससे बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। मुझे लगता है अब बहुतों के लिए यह शब्द डरावना या अनजाना नहीं रह गया है। आप इससे कोई बातचीत कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ पूछ सकते हैं, अपनी किसी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। आप इसके साथ न्यूरो फोटो शूट कर सकते हैं, अपनी कुछ तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार तस्वीरें बना सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कि आप कैसे दिखना चाहते हैं और देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। आप इससे अलग अलग भविष्यवाणियों के बारे में पूछ सकते हैं। हम इसमें अलग अलग प्रेडिक्शन सिस्टम जोड़ रहे हैं, जैसे कि राशिफल, चंद्र कैलेंडर, दिन का राशिफल। आप क्रिप्टो करेंसी के रेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, शायद इस विषय पर कोई सलाह भी मिल सकती है। और ऐसा फंक्शनल क्यों जोड़ा गया है? शुरुआत में यह सबसे सरल, बेसिक, दिलचस्प फंक्शनल है जो कुछ भावनाएं जगाता है। जब आप देखते हैं कि तस्वीर कैसे बनती है, आप लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी कोई समस्या हल करने के लिए कह सकते हैं। हम देखेंगे कि यह लोर के तहत कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे द्वारा चैट्स में जो एजेंट्स जोड़े गए हैं वे बहुत प्रभावी ढंग से काम करते हैं। हाँ, कभी कभी वे पूरी तरह सटीक जानकारी नहीं देते, लेकिन हम इसके बारे में पहले ही बता देते हैं। लेकिन इन्होंने हमारे लिए ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन के बहुत से सवाल हल कर दिए हैं। कुछ समय बाद यह सब सपोर्ट सर्विस में लागू कर दिया जाएगा।
आगे चलकर यह पर्सनल अकाउंट में भी आ जाएगा। पर्सनल अकाउंट को मार्केट के ताज़ा पैरामीटर्स और प्रोडक्ट्स के साथ इंटरैक्शन की सुविधा के साथ अपडेट किया जाएगा। इसलिए अभी एक बार फिर स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाते हैं और साथ में इस प्रोडक्ट की हमारी शुरुआती छवि भी। और शायद आपको भी इसे इसी तरह लेना चाहिए। इसे सीखने में मदद करें। आगे हम इसे अपडेट करते रहेंगे। जाहिर है यह मल्टी प्लेटफॉर्म बन जाएगा क्योंकि इसे किसी एक प्लेटफॉर्म से बंधा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हमें हर जगह एक साथी, एक मददगार चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी सवाल हल कर सके। यही अल्फ़ा का मकसद है, एक ऐसा मानवीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनना जो खास तौर पर आपके क्षेत्र में आपकी ज़रूरतों पर केंद्रित हो। अभी से ही हम इस प्रोडक्ट की कई भूमिकाएं देख रहे हैं। सबसे पहले है पर्सनल अल्फ़ा, जो एक बेसिक वर्जन है जिसकी कोई खास भूमिका या संकीर्ण विशेषज्ञता नहीं है। यह एक अलग कहानी है। यानी जो बहुत खास क्षेत्र में विशेषज्ञ LLM मॉडल्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, वो अलग विषय है। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं, वे समझते हैं। शुरुआत में 4 भूमिकाएं होंगी। पर्सनल अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ बात सिर्फ DGU के इन्वेस्टर की नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की है जो एक सुपर कूल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की भूमिका चाहता है, जो पोर्टफोलियो बना सके, सही तरीके से निवेश कर सके या उसकी शुरुआत कर सके, मौजूदा संपत्तियों के साथ, यानी स्पष्ट निवेश सलाह दे सके। भविष्य में अगर हम लोकलाइजेशन की बात करें तो यह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टैक्स रिपोर्टिंग तैयार करने में भी मदद करेगा। यानी यह सब इसी कहानी में आता है, फाइनेंशियल प्रोफाइल। अगला है अल्फा लीडर के लिए, यानी उस सक्रिय व्यक्ति के लिए जो कोई बिजनेस लक्ष्य या प्रोडक्ट प्रमोशन का लक्ष्य रखता है। यह शायद हमारी सबसे एक्सपेरिमेंटल कहानी होगी जिसमें हम सबसे साहसी आइडियाज़ जोड़ेंगे। क्योंकि उद्यमी लीडर स्वभाव से वे लोग होते हैं जो सबसे आगे रहते हैं। और वहाँ जाहिर है वे सर्विसेज चाहिए जिनका मैं खुद या हमारी टीम के सदस्य इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए कैसे करें कि जो आइडिया आपने अभी सोचा है वह टेक्निकल टास्क में बदल जाए और आपकी पूरी टीम ज़रूरी विशेषज्ञों तक पहुंच जाए और आपको सही समय पर यह रिपोर्ट मिल जाए कि उस टास्क को पूरा किया जा सकता है या नहीं। और उसी समय आप अगला प्रबंधन निर्णय ले सकें। यहाँ लीडर शब्द सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो कंपनी को आगे बढ़ाता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए है जिसकी सोच लीडरशिप वाली है, जो पायनियर है, जो बिजनेस रिजल्ट पर केंद्रित है। इसलिए सबसे पावरफुल एक्सपेरिमेंटल सर्विसेज इसी वर्जन में मिलेंगी। इसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें डालेंगे। और स्वाभाविक है मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिसेज भी लेंगे। और चौथी भूमिका जो हम देख रहे हैं वह है अल्फा शिक्षक, अल्फा कोच कह सकते हैं। यह बात शिक्षा की है। मैंने शुरुआत में थोड़ी शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी की बात की थी। जाहिर है यह भी इसमें लागू होगा, क्योंकि इसका मकसद आपको भविष्य की प्रोफेशन देना है और कम से कम कुछ निश्चितता देने की कोशिश करना है और उन देशों में क्वांटम ग्रोथ देना है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उन देशों में शांति देना है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे देश हमारे पास बहुत हैं और जो शिक्षा की उपलब्धता हमारे यहाँ जैसे रूस में है वह हर जगह नहीं है। और हम समझते हैं कि इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए और इसे सिर्फ कमर्शियल प्रोडक्ट के स्तर पर नहीं बल्कि सिस्टम के स्तर पर शिक्षा प्रणालियों में लागू करते हुए, जैसे अफ्रीका में या कहीं और। इसलिए ऐसे बातचीत पहले से चल रही है और हमारे पास वहाँ दिखाने के लिए बहुत कुछ है। यह स्पष्ट है कि अल्फा की अपनी मोनेटाइजेशन मॉडल होगी जिसमें सब्सक्रिप्शन व अन्य पैरामीटर शामिल होंगे। यह सब टेस्ट किया जाएगा। अभी यह नहीं है, पर सितंबर से आप इसका असर देखेंगे और वे भूमिकाएं भी सामने आएंगी जिनका मैंने जिक्र किया था। फिलहाल यह सिर्फ पर्सनल स्टोरी है जिसे हमें लोड के तहत जांचना है। इसलिए आप इसे शेयर कर सकते हैं, टेस्ट करें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप वहाँ जो भी लिखते हैं वह पूरी तरह गोपनीय है, लेकिन हम उस योगदान को देखते हैं
जो आप शुरुआत में इन आइडियाज़ में शामिल होकर कंपनी के सहमालिक बनकर स्नैपशॉट में भाग लेकर प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके वैलिडेटर्स, डिपॉजिट्स और कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स का उपयोग करके देते हैं। और यह सब स्वाभाविक रूप से पुरस्कृत किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि यह मल्टी प्लेटफॉर्म मॉडल होगी, यह मैंने पहले भी कहा। हम टेलीग्राम से शुरू कर रहे हैं, जो सबसे आसान अनुकूलित सोशल नेटवर्क है। आगे चलकर यह पर्सनल अकाउंट, वेब वर्जन और पर्सनल अकाउंट में अलग वर्जन के रूप में आएगा। इसमें क्षेत्रीय मैसेंजर जैसे झालो और लाइम मोबाइल एप्लीकेशन भी शामिल होंगे। यानी हम इस साल ही अल्फा से जुड़ा मोबाइल ऐप जारी करना चाहते हैं, जो प्रमुख ऐप मार्केट प्लेस पर उपलब्ध होगा। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, इसलिए यह गति की बात है। गति बनाए रखनी होगी। हमने बहुत शानदार गति पकड़ी है और इस अवसर की खिड़की में हम समय पर व गंभीरता से पहुंच रहे हैं। इसलिए ब्रिज राउंड वह टूल है जो हमें वहां प्रवेश करने, अपनी जगह बनाने की अनुमति देगा और तदनुसार उन सभी को जो हमारे मिशन के लिए यहाँ आए हैं, हमारे साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करने का मौका देगा। जो लोग यहाँ निवेश, लाभ व मुनाफे के लिए आए हैं, उन्हें कम से कम अगली स्टेजों में यह सब मिलेगा। वैसे मैंने इसके बारे में नहीं बताया था। मुनाफे के साथ बाहर निकलने के मौके कहाँ हैं? ये हैं अगले फंडिंग राउंड्स, सीरीज़ ए राउंड या पब्लिक राउंड। आगे हैं बायबैक सिस्टम्स। बायबैक राउंड्स वे हैं जो हम पहले ही कंपनी में कर चुके हैं, जिनकी रिटर्न 30% तक पहुंचती है। डिविडेंड्स, जिन्हें हम इस साल के अंत तक देने का लक्ष्य रखते हैं, और आगे विभिन्न बोनस। वैसे अगर डिविडेंड्स और बोनस की बात करें तो लगभग 6 साल में हमने 6 बार डिविडेंड्स दिए हैं, जो बाजार के लिए लगभग असंभव सी बात है। दूसरा, 30% रिटर्न के साथ बायबैक, यह भी बाजार के लिए एक अनोखी घटना है। और बोनस टोकन प्रोजेक्ट्स के शेयर जो इकोसिस्टम के भीतर विकसित हुए, उनमें $2 मिलियन से अधिक का भुगतान किया गया है। और डिविडेंड्स मिलाकर लगभग $2.3 मिलियन हमने दिए हैं। यह हमारे लिए एक बिजनेस मॉडल के रूप में और आपके लिए जो यहाँ निवेश की आकर्षकता और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए आए हैं, एक बहुत मजबूत व शानदार संकेतक है। मिशन और कंपनी व पूरी दुनिया के विकास में आपके योगदान के अलावा कुल मिलाकर शायद एक बार फिर से इस ब्रिज राउंड के शुरुआती विंडो के पैरामीटर दोहराना चाहिए। यह 2 हफ्तों के लिए है, 15 जुलाई से 31 जुलाई तक, दोनों दिन शामिल सुपर शर्तों के साथ, यानी न्यूनतम कीमत और अधिकतम बोनस। आप इसे अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 अगस्त से शर्तें बदल जाएंगी और वे अगस्त के अंत तक जारी रहेंगी। इसके बाद हम असली शुरुआती चरण में प्रवेश करेंगे, यानी ब्रिज राउंड का फुल फ्लेजेड स्टार्ट। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे कई चरण होंगे, कुल मिलाकर 10 तक हो सकते हैं। कुल मिलाकर मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं। मुझे हमारी आज की मुलाकात बहुत पसंद आई। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होगी। अल्फा में आइए, इसका इस्तेमाल कीजिए, लिखिए, इससे बात कीजिए, इसे सिखाइए, इसकी मदद कीजिए। चलिए एक बार फिर देखते हैं कि यह कैसी दिखती है, एक छोटी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी। यह खुश है, लेकिन अभी आपको इसे इसी तरह देखना चाहिए। बहुत जल्दी यह बड़ी हो जाएगी और आपको चौंका देगी। इसलिए इसकी और इकोसिस्टम की तरक्की में मदद कीजिए। मुझे सच में खुशी है कि मैं आपको इससे मिलवा सका और हमारी कंपनी के विकास का नया चरण शुरू कर सका। आज की मुलाकात के लिए आप सभी का धन्यवाद। शुभकामनाएं।